हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल इम्पल्स में स्वागत है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है ये है पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हो, जिसमें हमने बात की है उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो कि इम्प्लाइडली प्रेजेंट है मगर वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है अंडर आर्टिकल 21। आपने ये कहानी तो सुनी होगी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। तो क्या राइट टू डाई एक फंडामेंटल राइट है? क्या राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 के अंदर इंश्राइंड है उसमें राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है? क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है? तो इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हम इन सभी केसेस की हेल्प लेंगे और देखेंगे कोर्ट ने क्या कहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग इन सब केसेस में। तो आइए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वो पहला केस जहाँ पे सबसे पहली बार ये चीज़ सामने आई, ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन, ये मुद्दा सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति 1987 बॉम्बे हाई कोर्ट। यहाँ पे फैक्ट कुछ इस प्रकार थे। एक पुलिस कांस्टेबल था, ठीक है, जो कि मेंटली इंसेन था। वो चाहता था एक शॉप को इस्टेब्लिश करना, एक शॉप को सेटअप करना, मगर उसको ये परमिशन नहीं दी गई थी और रिफ्यूज़ कर दिया गया था, जिसके चलते फ्रस्ट्रेट होके उसने अपने आप को आग लगा लिया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था राइट टू लाइफ गारंटीड बाय आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डाई एंड कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बाय अ पर्सन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस केस में दो चीज़ सामने आई, जो राइट टू इसमें दो चीज़ कही गई कि राइट टू डाई जो है वो इंक्लूडेड आर्टिकल 21 के अंदर, इसके साथ ही साथ सेक्शन 309 जो कि सुसाइड कमिट करना इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। ये चीज़ जो थी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट वॉज हेल्ड दैट एवरीवन शुड हैव द फ्रीडम टू डिस्पोज ऑफ हिज लाइफ एज एंड व्हेन ही डिज़ायर्स। मतलब कि जो पर्सन है, जो इंसान है, उसके पास फ्रीडम है, उसके पास राइट है कि वो अपने लाइफ को जिस तरीके से डिस्पोज करना चाहता है और जब करना चाहता है वो कर सकता है। उसके ऊपर कोई आप उसके ऊपर कोई आप प्रेशर या कुछ उसके ऊपर आप कोई भी बाधा नहीं डाल सकते हो। इस केस में कहा गया था राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू डाई। इसके बाद जो केस है वो है चिन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 1998। यहाँ पे कहा गया राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड सेक्शन 309 इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि पहले वाले केस में जो कहा गया था उसका ठीक उल्टा। इसके बाद जो केस है वो है पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या था, इस केस में पिटिशनर ने चैलेंज किया था सेक्शन 309 की वैलिडिटी को। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वॉलेट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसने प्रे किया था कोर्ट को कि आप हमारे ऊपर जो प्रोसीडिंग चल रही है 309 के तहत उसको आप हटा दीजिए, उसको आप क्वैश कर दीजिए। तो इन दिस केस द डिविजनल बेंच जो थी, डिविजनल बेंच क्या होती है? दो जजों की बेंच होती है, एक सिंगल जज बेंच, डिविजनल बेंच। इसके ऊपर जब आप जाते हो तो उससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। मतलब कि 3 या 3 से ऊपर की जितनी भी होती हैं वो उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। इसके बाद तो इन दिस केस द डिविजनल बेंच यानी कि दो जजों की बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद द व्यू ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट इन मारुति श्रीपति केस। अब मारुति श्रीपति वाले केस में क्या कहा गया था
कि 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है। तो इसी चीज़ को फिर डिविजनल बेंच ने इस केस में पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माना और ये हेल्ड किया कि पर्सन हैज़ द राइट टू डाई एंड सेक्शन 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट मेक्स सुसाइड अ पीनल ऑफेंस। राइट टू लाइफ, राइट टू लिव इन आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट नॉट टू लिव ऑल्सो। इसके बाद का जो केस है वो ये है ज्ञान कौर से स्टेट ऑफ पंजाब 1996 सुप्रीम कोर्ट। मगर जो पी रत्नम की रूलिंग थी ये थोड़ी रेडिकल थी और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई और फुल जज बेंच इस केस में ज्ञान कौर से स्टेट ऑफ पंजाब इसने देखा, रिकंसिडर किया जो पी रत्नम की रूलिंग की दी गई थी उसको रिकंसिडर किया इस केस में। इस केस में क्या हुआ था अब हम वो देख लेते हैं। इसमें क्या था, एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब इस केस में जो मुद्दा उठा था वो ये था, आपने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को तो पीनल ऑफेंस नहीं कहा है, ठीक है, मगर उसका क्या होगा जो कि अबेट करता है सुसाइड करने के लिए। मतलब कि अभी तक जो आप केसेस देखा आपने, दोनों केसेस जो देखे हैं, चिन्ना जगदेश्वर वाला जो था उसको छोड़ के दो केसेस जो देखे हैं उसमें क्या कहा गया है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, वो नहीं माना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मतलब कि 309 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर 306 का क्या होगा जो कि बात करता है अबेटमेंट की, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, ठीक। अब अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड इज मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पीनल कोड बट इफ द प्रिंसिपल ऑफेंस जो कि है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 के तहत जो है इज वॉइड एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो मतलब वो कमिट सुसाइड इज वॉइड एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन रिलेशन टू आर्टिकल 21, देन हाउ कुड अबेटमेंट बी पनिशेबल। मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफेंस है सुसाइड कमिट करने का वो 309 में है, ठीक है। अगर 309 अपराध नहीं है तो उस अपराध को अबेट करने के लिए जो 306 बात करता है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, वो कैसे अपराध कहला सकता है। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफेंस अगर अपराध नहीं है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ है वो कैसे ऑफेंस कहलाई जा सकती, वो कैसे ऑफेंस होगी। इस केस में फैक्ट था ये, ज्ञान कौर जो थी, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, ज्ञान कौर जो थे और इनके हस्बैंड जो थे इनको कन्विक्ट किया गया था 306 के तहत, जो कि बात करता है अबेटमेंट की, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। इन्होंने अबेट किया था कुलवंत को सुसाइड कमिट करने के लिए। कुलवंत जो थी ये इनकी डॉटर इन लॉ थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ था, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताई थी, सेक्शन 306 जो है वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज सेक्शन 309 जो कि प्रिंसिपल ऑफेंस है has already been declared as unconstitutional in P. Ratnam case. Under section 309, if any person is abating the commission of suicide by another person, then he is merely assisting in enforcement of that person's fundamental right. मतलब कि 309 में क्या कहा गया कि वो कमीशन ऑफ सुसाइड जो है वो वैलिड है, वो सही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। और 306 में क्या कहा गया है कि अबेटमेंट, अगर अबेट करता है कोई चीज़ सुसाइड कमिट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ देखते हो, ये चीज़ अगर आप इसमें लगाते हो कि 309 जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अबेटमेंट की जो बात करता है वो कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अगर ऐसा कोई करता है, अबेट कोई करता है सुसाइड कमिट करने के लिए, तो वो तो उस पर्सन को हेल्प कर रहा है ना, उसकी इन्फोर्समेंट, उसकी फंडामेंटल राइट जो है 309 में जो है उसे इन्फोर्स करने में हेल्प कर रहा है ना वो। तो यही आर्गुमेंट था जो कि जजेस जो थे इसमें उनको सोचने पे मजबूर कर देता है कि पी रत्नम वाले केस में जो रूलिंग आई थी वो सही थी या नहीं सही थी। और इसके बाद इवेंचुअली ओवर रूल हो जाती है वो रूलिंग जो पी रत्नम वाले केस में कही गई थी। और कोर्ट ने ज्ञान कौर वाले केस में ये कहा, द कोर्ट हैज रूल्ड इन ज्ञान कौर दैट आर्टिकल 21 इज अ प्रोविजन गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ
and by no means can extension of life be read to be included in protection of life. Thus, court ruled that 309 of the Indian Penal Code is constitutional, and accordingly section 306 of the Indian Penal Code has also been held as constitutional. तो आपने देखा सबसे पहला जो केस था मारुति श्रीपति, उसमें इसे कहा गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक। इसके बाद जो आपने चन्ना जगदेश्वर वाला जो केस था उसको छोड़ दिए, पी रत्नम वाला जो केस था उसमें फिर से कहा गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। मगर ज्ञान कौर वाला जो केस था, इसने उस केस की रूलिंग जो थी उसको पलट दिया, उसको ओवर रूल कर दिया, और इस केस में कोर्ट ने कहा कि 309 जो है वो 309 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि पनिश करता है कमीशन ऑफ सुसाइड का, ठीक। इसी के साथ ही साथ जो 306 है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ज्ञान कौर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया यूथनेशिया में और सुसाइड में। यूथनेशिया में क्या डिफरेंस होता है और अटेम्प्ट टू और सुसाइड में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बताई है ज्ञान कौर वाले केस में। तो यहाँ पे कहा गया है कि यूथनेशिया जो है इज टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज टर्मिनली इल और इन अ persistent vegetative state. In such a case, death due to termination of natural life is certain and imminent. अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, टर्मिनली इल है वो और वो persistent vegetative state में है। persistent vegetative state क्या होता है? अब वो सिचुएशन, वो उस पर्सन की स्टेट जहाँ पे उसको मेडिकल असिस्टेंस की हेल्प से उसे ज़िंदा रखा गया है, मतलब कि उसका ब्रेन जो है वो खाली काम कर रहा है, उसकी बॉडी फिजिकली जो है वो पूरी डेथ हो चुकी है, ठीक। तो वो सिचुएशन कहलाती है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है। तो उस केस में इन सच सिचुएशंस, मतलब जहाँ पे टर्मिनली इल है और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, इन दो सिचुएशंस में यहाँ पे डेथ जो होती है वो तो सर्टेन होती है, इमिनेंट होती है, ठीक है। मगर आप उसको मेडिकेशन देके, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ करके आप उसे ज़िंदा रखे हुए हो, ठीक है। मगर उस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ होना, ठीक है, उसका टर्मिनेशन ऑफ नेचुरल लाइफ सर्टेन है, इमिनेंट है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेथ हैज़ कमेंस्ड, इट इज़ ओनली रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सफरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेथ, ठीक। दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग लाइफ बट ओनली एक्सलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेथ विच हैज़ ऑलरेडी बिगन, ठीक। अब यूथनेशिया में क्या होता है, जो पर्सन है वो मर रहा है, ठीक है, उसकी डेथ होगी, इमिनेंट है, उसकी डेथ होना ही है, ठीक है। आप उसको मेडिकल इक्विपमेंट की मदद से उसे ज़िंदा रखे हुए हो, ठीक है। यूथनेशिया में क्या होता है, आप उस पीरियड को जो ज़िंदा रखे हो, आप उस पीरियड को घटाते हो, ठीक है। आप सीधे उसकी डेथ मतलब वो नहीं कर रहे हो, आप उसका जो पीरियड है, जो सफरिंग का पीरियड, आप उसे रिड्यूस करते हो, ये यूथनेशिया कहलाता है, ठीक है। मगर सुसाइड में क्या होता है, इन सुसाइड डेथ इज एन अननेचुरल वन, ठीक है। वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं होता है ना कि आप उस पर्सन की जो प्रोसेस है नेचुरल डेथ का वो शुरू हो गया है, वो तो शुरू हुआ ही नहीं है, आप उसे अननेचुरल तरीके से शुरू कर रहे हो ना, सुसाइड कर रहे हो ना, तभी तो डेथ आ रही है। एंड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेथ हैज नॉट कमेंस्ड। यहाँ पे राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 21, बस सुसाइड जो है वो अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसके विपरीत यूथनेशिया जो है वो है नेचुरल टर्मिनेशन, ठीक। एंड देयरफॉर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये दो चीज़ें, यूथनेशिया और सुसाइड। यूथनेशिया में क्या होता है, ये प्रोसेस है नेचुरल, वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल डेथ का जो प्रोसेस है वो कमेंस हो गया है, बस आप उस पीरियड, जो जितने पीरियड के लिए आप उसे जिंदा रख सकते हो आप उसको घटाते हो, ठीक। मगर सुसाइड में क्या होता है, वो पीरियड शुरू हुआ ही नहीं होता है, आप उससे अननेचुरल तरीके से शुरू करते हो, तो ये सुसाइड कहलाता है। तो ज्ञान कौर वाले केस में कहा गया था राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, एंड सेक्शन 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके साथ ही साथ सेक्शन 306 जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे सेक्शन 309 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके साथ ही साथ सेक्शन 306 जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद हम बात करते हैं अरुणा रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 के केस की। इस केस के जो फैक्ट थे वो ये थे, यहाँ पे जो अरुणा थी ये 25 ईयर ओल्ड की फीमेल पर्सन थी, इनका असॉल्ट हुआ था हॉस्पिटल में बाय अ हॉस्पिटल एम्प्लॉय,
अब जब इनका असॉल्ट हुआ था, रेप हुआ था जब इनका, तो जो पर्सन था जो रेप कर रहा था उसने इनके गले को इस तरीके से दबाया था कि इनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी, ठीक, जिसकी वजह से ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। कब से कब तक? 1973 से लेके 18 मई 2015 तक ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, ठीक। तो ये था इस केस के फैक्ट। यहाँ पे दो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट निकले थे, पैसिव यूथनेशिया का और लिविंग विल का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल क्या होता है। पैसिव यूथनेशिया इज डिफाइंड एज द विड्रॉल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विद द डेलिब्रेट इंटेंशन टू फास्ट डेथ ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। तो हमने अभी तक आपको बताया ना यूथनेशिया क्या होता है। आप उसमें उस पर्सन को जिंदा रखे हुए हो, ठीक है, मगर उस सिचुएशन में उसकी डेथ सर्टेन है। आप उस पर्सन को जिंदा रखे हुए हो, मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हो, मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हो, ठीक। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, आप उन इक्विपमेंट्स को, उन मेडिकल ट्रीटमेंट्स को हटा देते हो, विड्रॉ कर देते हो, जिससे क्या होता है, जो प्रोसेस है, जो पीरियड है डेथ होने का, वो कम हो जाता है, ठीक। ये पैसिव यूथनेशिया कहलाता है। मगर जहाँ पे आप उससे कोई इंजेक्शन देते हो, कोई पॉइजन दे देते हो, वो एक्टिव यूथनेशिया कहलाता है। और वहाँ पे, और वो चीज़ जो है इलीगल है इंडिया में पैसिव यूथनेशिया बस वैलिड है और एक्टिव यूथनेशिया इलीगल है इंडिया में। अब लिविंग विल क्या होता है? लिविंग विल इज अ कॉन्सेप्ट वेयर अ पेशेंट कैन गिव कंसेंट दैट अलाउज विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम if the individual is reduced to a permanent vegetative state with no real chance of survival। मतलब कि इस सिचुएशन में क्या होता है, वो पहले अपनी विल जाहिर कर देता है कि अगर मैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में गया तो आप पैसिव यूथनेशिया यूज़ कर सकते हो, ठीक। मतलब कि आप जो सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट या जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाए गए हैं, आप उनको हटा सकते हो, जिससे जो डेथ का प्रोसेस है वो कम हो जाए, रिड्यूस किया जा सके, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं लिविंग विल और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया तो इलीगल इंडिया में। यहाँ पे जो डिविजनल बेंच थी, डिविजनल बेंच जो थी जस्टिस कटजू की और ज्ञान शोभा मिश्रा की, इन्होंने कहा था ये जो चीज़ है पैसिव यूथनेशिया, इसको खाली उन केसेस में यूज़ किया जाएगा जहाँ पे इरिवर्सिबल इलनेस है, ठीक, और एंड आफ्टर थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल इवैल्यूएशन एंड क्लियरेंस बाय अ हाई कोर्ट। मतलब कि उन सिचुएशंस में जहाँ पे कोई भी रियल चांस नहीं है सर्वाइवल का, और मेडिकल इवैल्यूएशन हो गया है कि इस सिचुएशन में इस पेशेंट के साथ कोई भी रियल चांस नहीं है सर्वाइवल का, या जहाँ पे जो इलनेस है वो इरिवर्सिबल है, उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता मेडिकल ट्रीटमेंट की हेल्प की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट को यूज़ करते हुए। और जब हाई कोर्ट क्लियर कर देती है तभी आप पैसिव यूथनेशिया दे सकते हो, पैसिव यूथनेशिया कर सकते हो। इसके बाद जो केस है वो संथारा प्रैक्टिस के रिगार्डिंग है। निखिल सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 राजस्थान हाई कोर्ट। यहाँ पे जो जैन में एक रिचुअल होता है संथारा जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, आप जानबूझ के वॉलेंट्री फास्टिंग करते हो जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है। तो ये तो एक तरीके से सुसाइड हुआ ना, अननेचुरल डेथ हुआ ना। यहाँ पे दिस प्रैक्टिस वॉज डिक्लेयर्ड इज इलीगल ऑन द ग्राउंड दैट इट अमाउंट टू सुसाइड विच इज एन क्रिमिनल ऑफेंस एंड डायरेक्ट द स्टेट टू ट्रीट इट एज एन पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 309, जो कि बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की, एंड इट्स अबेटमेंट अंडर सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। मतलब कि इस केस में कोर्ट ने कहा था कि संथारा प्रैक्टिस जो है आप इसको इक्विवेलेंट मानोगे सुसाइड के। मतलब कि संथारा प्रैक्टिस अगर कोई करता है तो वो सुसाइड करता है। और आपने देख लिया अभी तक कि सुसाइड क्या है, सुसाइड के रिगार्डिंग कोर्ट ने क्या कहा है कि वो अब सेक्शन 309 जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके साथ ही साथ सेक्शन 306 जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुसाइड जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है, इसके साथ ही साथ उसकी जो अबेटमेंट है वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। इस केस में कहा गया था फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट प्रोटेक्ट अ क्रिमिनल एक्ट एज इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। तो आपकी जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दी गई है आपको आर्टिकल 25 के तहत, आप उसमें आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, उस राइट को यूज़ कर सकते हो, मगर ये राइट जो है ये सब्जेक्ट टू है आपके पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के। तो आपकी जो संथारा प्रैक्टिस थी ये हेल्थ के अगेंस्ट थी ना, मोरालिटी के अगेंस्ट थी ना,
तो इसीलिए कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे बैन किया है और कहा है संथारा प्रैक्टिस जो है वो वॉयलेटिव है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद जो केस है वो कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में फिर से ये कहा गया है कि पैसिव यूथनेशिया और लिविंग बिल जो है वो वैलिड है। राइट टू लिव विद डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड्स स्मूथनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइंग इन द केस ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट विथ नो होप ऑफ रिकवरी। मतलब कि आपने देखा यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया खाली 2 कंडीशन में दिया जा सकता है, उन पेशेंट को दिया जा सकता है जो कि टर्मिनली इल है या तो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, और जहाँ पे नो होप ऑफ रिकवरी है, रिकवरी की कोई चांस नहीं है, वहाँ पे डेथ होना इमिनेंट है, वहाँ पे आप पैसिव यूथनेशिया को यूज कर सकते हैं। और एक्टिव यूथनेशिया तो अभी भी इलीगल है। राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सुसाइड कमिट करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर अगर आप जो डेथ का जो प्रोसेस है आप उसे अगर स्मूथन कर रहे हो, उसके लिए सही कर रहे हो, तो यहाँ पे डेथ जो आप कर रहे हो उसको डिग्निफाइड डेथ दे रहे हो ना। तो इस यहाँ पे राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है, ये राइट टू डाई विद डिग्निटी ये फंडामेंटल राइट है और सुसाइड कमिट करना फंडामेंटल राइट नहीं है। इस केस में कोर्ट ने इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल जो है ये एक वैलिड चीज़ है। तो आइए अब हम पूरा चीज़ सम अप करते हैं और देखते हैं क्या हुआ था इन सब केसेस में। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, तो इसका जो आंसर होगा वो ज्ञान कौर होगा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये क्वेश्चन है, ये क्लैट LLM में भी पूछा गया है। अब हम केसेस को देख लेते हैं, सम अप करते हैं कि इन केसेस में क्या क्या कहा गया था। तो सबसे पहला केस आपने देखा था मारुति श्रीपति वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें कहा गया था राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई और सेक्शन 309 जो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद जो केस था वो था चन्ना जगदेश्वर वाला, उसको आप हटा दीजिए। इसके बाद जो केस है वो है पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी कहा गया सेम एज अबव, मतलब कि राइट टू लाइफ जो इंक्लूडेड राइट टू डाई के अंदर, और सेक्शन 309 के साथ ही साथ सेक्शन 306 जो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद ज्ञान कौर से स्टेट ऑफ पंजाब 1996, यहाँ पे क्या कहा गया था, ओवर रूल किया गया था पी रत्नम वाले केस को, और यहाँ पे ये कहा गया था राइट टू लाइफ जो है इसके अंदर राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है, और सेक्शन 309 के साथ ही साथ सेक्शन 306 जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद 2 केसेस आते हैं, अरुणा रामचंद्र वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल को वैलिड कहा गया है और एक्टिव यूथनेशिया को इलीगल कहा गया है। तो आई होप आपको पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया, लिविंग विल क्या होता है ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे आपके एकेडमिक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।